क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स भारत में अभी एग्जिस्ट करने लग गई हैं। एंड मेरे हिसाब से अगर आप इसके पीछे की कहानी नहीं समझेंगे तो आप हमेशा के लिए मिडिल क्लास में फंस के रह जाएंगे। हाय एवरीवन, आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करता हूं। तो रिसेंटली मुझे एसी खरीदना था। मैं दुकान पे गया, मैंने एसी देखा, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने दुकानदार से बोला कि यार आप मुझे अपनी नेफ्ट या आरटीजीएस डिटेल्स दे दो, मैं आपको पूरा का पूरा पैसा अभी दे देता हूं। उसने मुझसे बोला नहीं नहीं नहीं, आप मेरे से इंटरेस्ट फ्री ईएमआई लोन ले लो, मैं आपको 1500 रुपए का डिस्काउंट और दूंगा। अब मुझे बहुत लालच आ गया। मैंने सोचा यार 1500 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है, बाकी सारी चीजें। अब मैंने क्या डिसीजन लिया मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के दौरान। लेकिन आप ये खुद इमेजिन करके देखिए कितनी बेतुकी सी बात है कि मैं एज ए कस्टमर पूरा का पूरा पैसा पहले से देना चाहता था एक बिजनेस को, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि आप मेरे से लोन ले लो। अब लोन पे तो डिफॉल्ट भी हो सकता है, कल को मैं पलट जाऊं, बाकी सारी चीजें हो जाए, मैं बैंकरप्ट हो जाऊं। तो आप खुद सोचिए कि इस तरीके की चीजें भारत में एग्जिस्ट क्यों करती हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल क्लास इनकम ट्रैप क्यों होता है, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स भारत में अभी एग्जिस्ट करने लग गई हैं। एंड मेरे हिसाब से अगर आप इसके पीछे की कहानी नहीं समझेंगे तो आप हमेशा के लिए मिडिल क्लास में फंस के रह जाएंगे। आपने देखा होगा आसपास की सारी चीजों की महंगाई बढ़ रही है, लोग ज्यादा पैसा लोन पे लेने लग गए हैं, बहुत सारी चीजें और नई स्कीमों के शिकार होते चले जा रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं 3 ऐसी चीजों की जो आपको हमेशा मिडिल क्लास में रखेंगे। इस ट्रैप को हम बोलते हैं मिडिल क्लास इनकम ट्रैप। एंड अगर आप इस ट्रैप की पूरी कहानी नहीं समझेंगे और इस ट्रैप से निकल नहीं पाएंगे तो आप कभी भी अमीर वर्ग की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो मैं बहुत सिंपल भाषा में बहुत रेलेवेंट एग्जांपल्स देते हुए आपको पूरी कहानी एक्सप्लेन करूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से, जैसे मैं सिंगापुर में रहा, मैंने बीसीजी डालबर्ग के साथ काम किया जो अच्छी मैनेजमेंट कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन सब बातों को रिलेट करते हुए मैं आपके साथ 3 स्पेसिफिक एग्जांपल्स डिस्कस करने वाला हूं जो हो सकता है आपकी जिंदगी में काफी आपको फायदा पहुंचाएं। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए इस कहानी को अपन शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले अपन समझते हैं कि पहला मिडिल क्लास इनकम ट्रैप होता क्या है। तो मेरे हिसाब से लैक ऑफ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग या कि फाइनेंस की समझ पहला मिडिल क्लास इनकम ट्रैप होता है। तो मैं आपको 2 सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू ये कहानी बताता हूं। तो पहला एग्जाम्पल आता है खर्चे का, कि हम किन चीजों पे खर्चा करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारी फैमिलीज में बजट मीटिंग होती है, बजट बनाया जाता है। कई लोग एक्सेल पे जाके बजट बनाते हैं, अपना जो पैसा बचता है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। कई लोग गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, कई लोग गोल बेस्ड सेविंग करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप स्पेंडिंग को, जिन चीजों पे आपको खर्चा करना चाहिए वर्सेस जिन चीजों पे खर्चा नहीं करना चाहिए, अगर आप उस डिसीजन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो आप खर्चा ठीक चीजों पे नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि आप मॉल में घूम रहे हो, आपको बहुत अच्छी टी शर्ट दिखी या शर्ट दिखी, आपने जाके खरीद ली। तो ये क्या होता है, ये एक इंपल्स बाइंग होती है। आपने कई बार ये भी नोटिस करा होगा कि आप अमेजॉन की वेबसाइट पे जाते हो, आपने कुछ चीज ऐड करी, मान लो कि कैमरा ऐड करा जो आपका गोल है खरीदना आज से 3 या 4 साल बाद। फिर थोड़े दिन में क्या होगा, आप देखने लग जाओगे कि यार कैमरा के ऐड आपको दिखाए जा रहे हैं। आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कैमरा का ऐड दिख रहा है। आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो, आपको कैमरे का ऐड दिख रहा है। आपके मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं कि आज 20% डिस्काउंट हो गया इस कैमरे पे, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। आप थक हार के खरीद लोगे। तो इसको हम बोलते हैं इंपल्स बाइंग। और जो कंपनीज होती हैं आपकी साइकोलॉजी को वो बहुत अच्छे से समझती हैं और आपको एक्सप्लॉइट करा जाता है कि आप खरीद लो। आप थक हार के खरीद के ही मानोगे एक प्रोडक्ट अगर आपके पास सिंपल डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। तो स्पेंडिंग से रिलेटेड सिंपल डिसीजन क्या होता है, तो मेरा एक रूल है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और वो रूल कुछ इस तरीके का है कि इफ यू कांट अफोर्ड टू बाय समथिंग ट्वाइस देन डोंट बाय इट वंस। तो मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप कोई चीज 2 बार नहीं खरीद सकते तो आप कृपया करके उसको 1 बार भी ना खरीदें। अब कई लोगों को बुरी लग जाएगी ये चीज कि अक्षत यार आप कैसी एडवाइस दे रहे हो, ये तो बहुत ही खराब एडवाइस है। क्योंकि हमने तो हमेशा सुना है कि थोड़े थोड़े पैसे जोड़ो और फिर चीज खरीद लो। जैसे कि मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़े, कार खरीद ली। फिर मैंने थोड़े थोड़े पैसे और जोड़े, फिर मैंने और बड़ी कार खरीद ली। फिर मैंने थोड़े थोड़े और पैसे जोड़े, फिर मैंने उससे भी बड़ी कार खरीद ली। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप सिर्फ दौड़ लगा रहे हो बड़ी गाड़ी बड़े घर की। तो इस तरीके से आप एग्जॉस्ट हो जाओगे काम करते करते। तो आपके पास प्राइमरीली 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप अपने खर्चे थोड़े कम कर दो या फिर आप पैसा बहुत ज्यादा कमा लो। अब कई बार होता यह है कि हमारी लाइफ में ऐसे पीरियड्स आते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा कमाने की क्षमता उस टाइम पे नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। सिमिलरली अगर आपने नौकरी शुरू करी है तो आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप खर्चे की लहर में बह गए कि यार मेरे को तो ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, मैं कैमरा भी खरीद लूं, मैं कार भी खरीद लूं, मैं गाड़ी भी खरीद लूं,
तो आप पागल हो जाओगे और आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लोगे। तो ये जो मैंने सिंपल रूल आपको बताया है, प्लीज इसको आप फॉलो करें। सिंपल रूल मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर आप कोई चीज 2 बार आराम से नहीं खरीद सकते तो कृपया करके एक बार भी उस चीज को नहीं खरीदें। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कॉलेज में कि यार मैं आईफोन खरीद लेता हूँ, 1 लाख रुपए का आता है। अब आपको सोचना पड़ रहा है, आपको बहुत सारी एक्सेल स्प्रेडशीट बनानी पड़ रही है, आपको जाके अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मम्मी पापा से 100 बार उस चीज को डिस्कशन करना पड़ रहा है। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि आपके लिए आईफोन खरीदना 2 बार बहुत कठिन है। तो कृपया करके आप एक बार अभी ना खरीदें, अभी ना खरीदें। मैं इस चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूं कि अभी ना खरीदें, आप अपनी इनकम पोटेंशियल इंप्रूव कर लें, उसके बाद आप आराम से खरीदते रहें। अब इस डिसीजन को मैंने कैसे अप्लाई करा अपनी लाइफ में, मैं आपको ये भी बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बाहर विदेश में MBA करने जाना था, मुझे काफी टाइम से पता था। मैंने GMAT लिखा, मेरा GMAT स्कोर अच्छा आया, बाकी सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई एंड मेरे US के बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, सब जगह से MBA के ऑफर भी आ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मुझे 2 करोड़ रुपए जमा करना था, उसकी फीस चुकाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो अब इसमें यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि यार जाओ, लोन लो, सब जगह से दुनिया भर में बात करो, अपने ऊपर इतना स्ट्रेस लो। तो मैंने सोचा कि यार कुछ नहीं, छोड़ो ये सब, कहीं और अप्लाई करते हैं। तो मैंने फिर 1 ईयर MBA प्रोग्राम जो यूरोप में होते हैं वहां पे अप्लाई किया, क्योंकि आपकी नौकरी भी सिमिलर लगती है BCG, बेन, मैकेंजी टाइप की कंपनियों में, अगर आप यूरोप के टॉप स्कूल से भी MBA कर रहे होते हो। तो मैंने यूरोप के टॉप स्कूल्स में अप्लाई किया, मेरा INSEAD में सिलेक्शन हो गया, मुझे काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी मिली, तो मैं INSEAD चला गया MBA करने। तो सिमिलरली आपके पास अगर खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसीजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि यार मुझे ये करना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सिंपल सी एक एनालिसिस कर लो कि आप उस चीज को आराम से 2 बार खरीद सकते हो या नहीं। अगर आंसर नहीं है तो कृपया करके ना खरीदें। अब इससे होता क्या है कि आप इसमें बहुत तरीके के एडवर्टीजमेंट से बच जाते हो। कई बार आपको क्या होता है कि स्विगी वाले ने आपको ऑफर दे दिया कि यार आज 25% ऑफ मिल रहा है, खरीद लो 1000 रुपए का खाना। आप जबरदस्ती जाके खरीद लोगे क्योंकि आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। सिमिलरली आप मॉल में घूम रहे हो, उन्होंने लिख दिया कि बाय 2 गेट 3 शर्ट्स फ्री, आप पहुंच गए, आपने 2 शर्ट खरीद ली अननेसेसरीली। तो इस तरीके के खर्चे आपके आराम से बच जाते हैं। अब फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से लेके मैं आपको एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जो है लोन लेने का। बहुत सारे लोग लोन लेना चाहते हैं नाना प्रकार की चीजें खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमें बाइक खरीदनी है, लोन ले लो, हमें कार खरीदनी है, लोन ले लो, हमें फ्लैट लेना है, लोन ले लो, सब चीज के लिए लोन लेते रहो। अब अमीर आदमी और मिडिल क्लास लोग में लोन लेने की मेंटालिटी क्या होती है, मैं आपको फटाफट समझा दूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अमीर आदमी, फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी, अदानी जी, ये सब लोग लोन क्यों लेंगे? ये सब लोन कार खरीदने के लिए थोड़ी लेते हैं, ये लेते हैं बिजनेस बनाने के लिए। बिजनेस बनाने का मतलब होता है आसान भाषा में कैश फ्लो जनरेट करने के लिए। तो कैश फ्लो का मतलब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर आपने लोन ले लिया है अपना खुद का फ्लैट खरीदने के लिए, तो आपका कैश फ्लो जनरेट हुआ नहीं, क्योंकि आप उस घर में मोस्ट लाइकली खुद रह रहे होगे और आपको EMI पे करना पड़ेगा, तो आपकी पॉकेट में पैसा नहीं आ रहा है, तो ये कैश फ्लो नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने लोन लिया है कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो उसमें आप गद्दा डाल के तो सोगे नहीं और अपना परिवार ले जाके वहां पे बस नहीं जाओगे, तो आप उसमें करोगे क्या? आप उसको किराए पे दोगे मोस्ट लाइकली। तो उससे क्या होगा, आपकी एक तरीके की साइड इनकम बन जाएगी। इनकम बनने का मतलब कि हर महीने आपकी पॉकेट में पैसा आएगा। तो ये अंतर होता है लोन लेने का या डेट लेने का एक अमीर क्लास इंसान में और एक मिडिल क्लास इंसान में, कि जो अमीर इंसान लोन लेता है वो लोन लेता है कैश फ्लो जनरेट करने के लिए, और जो मिडिल क्लास में हम लोन लेते हैं वो मोस्टली लेते हैं लायबिलिटीज जनरेट करने के लिए। जैसे कि अगर आपने फ्लैट खरीद लिया तो आपकी EMI जाएगी, आपसे कोई कैश फ्लो तो आ नहीं रहा। आपने गाड़ी के लिए लोन ले लिया तो आपकी EMI जाएगी, आपके पास कोई कैश फ्लो तो आ नहीं रहा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी से भी बताता हूं। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, और इनकी टोटल नेटवर्थ है $800 मिलियन, जो करीब करीब 6000 करोड़ रुपए के आसपास आती है। अब इनने इतनी नेटवर्थ कैसे बनाई? इन्होंने लोन ले लेके इतनी नेटवर्थ बनाई। तो ये मॉडल इस तरीके से काम करता है कि मान के चलिए कि अगर जैरेड कुशनर ने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया, अब 100 करोड़ का उन्होंने लोन ले लिया, अब वो इससे करेंगे क्या? ऐसा तो होगा नहीं कि 100 करोड़ रुपए में वो दुनिया घूमने चले जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जाके रियल एस्टेट एक कंपनी बनाएंगे। वो रियल एस्टेट कंपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदेगी, डिफरेंट टाइप की हाउसिंग प्रॉपर्टीज खरीदेगी और वो लोगों को रेंट पे देगी। अब इनके पास रेंट आ रही है, तो ये हो गया इनका कैश फ्लो, जो इनके पास आता चला जा रहा है। इससे इनकी रियल एस्टेट कंपनी का साइज बड़ा होता चला जाएगा। अब क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको लोन सस्ता मिलता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि अगर अदानी जी या अंबानी जी को लोन लेना हो इंडियन बैंक से, तो उनको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। वेज अगर यूपी के एक छोटे से गांव में किसी प्लम्बर को लोन लेना हो, तो वो से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा? आप बोलोगे कि ये जो गरीब आदमी है उसको लोन सस्ता मिलना चाहिए।
मिलना तो चाहिए लेकिन उसको मिलता नहीं है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो बहुत छोटी छोटी जगहों पे जाके लोन देते हैं, तो वहां पे जो दरें चार्ज होती हैं वो 14-15% तक होती हैं। जो अदानीज और अंबानीज लोन्स लेते हैं वो कई बार इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप मिडिल क्लास में हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो डेट ले रहे हो वो किस लिए लो, वो एसेट जनरेट करने के लिए लो, लाइबिलिटीज जनरेट करने के लिए नहीं। अब मैं सेकंड मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में बात करता हूं, वो है रिस्क मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। जैसे आपने बचपन से सुना होगा और ये हर मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है कि सरकारी नौकरी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, नौकरी मत छोड़ना। ऐसा क्यों होता है? ये मैं किसी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ डिस्कशन ओरिएंटेड व्यू पॉइंट से ये बोल रहा हूं। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि सरकारी नौकरी कर लो या नौकरी मत छोड़ना या एंटरप्रेन्योरशिप बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हमारा मध्यम वर्गीय परिवार में पूरा फोकस ये रहता है कि रिस्क कम से कम कैसे ली जाए। अब इस थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है? इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि एसिमेट्रिक रिस्क प्रॉब्लम। अब ये एसिमेट्रिक रिस्क क्या होता है मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। अभी आजकल दुनिया इस तरीके से चल रही है कि अगर कुछ चीजों में आपको रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाता है, कुछ चीजों में आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक रिटर्न। जैसे विजय केडिया जी का आपने एग्जांपल देखा होगा कि वो जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, वो बहुत ही हाई रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो 100 स्टॉकों में पैसा डालते हैं, 50 कंपनी शायद डूब जाए, 10 में से बहुत ज्यादा पैसा बन जाए। तो जो बहुत ज्यादा पैसा बनाने वाली कंपनी होती है वो सारा लॉस को ऑफसेट कर लेती है उनके पोर्टफोलियो में। तो ये होती है एसिमेट्रिक रिस्क। तो क्योंकि लाइफ में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसलिए आपको लाइफ में कुछ हाई रिस्क अपॉर्चुनिटीज लेनी पड़ती हैं जिसमें आपका रिटर्न बहुत ज्यादा बन पाए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हम एसिमेट्रिक रिस्क ऑप्शंस बोलते हैं। अब अगर आपका फ्रेमवर्क ये है या आपका सोचने का तरीका ये है कि यार मैं तो जिंदगी भर है ना रिस्क अपनी कम से कम रखूंगा, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालोगे, आप हमेशा सिर्फ एफडी कराते रहोगे। अब आप एफडी कराओगे तो आपका पैसा कम होता ही चला जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से आजकल मनी प्रिंटिंग काम कर रही है। सिमिलरली पहले आपने देखा होगा कि 2000 के आसपास लोग इंजीनियरिंग करने में लगे हुए थे। आज आप इंजीनियरिंग कर लो, आज उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इनफैक्ट काफी सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस अब बंद होते चले जा रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप हमेशा अपनी पूरी लाइफ इस चीज में निकाल दोगे कि यार मैं रिस्क कम से कम लेता रहूं, तो आप कभी भी एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे। ये पहली परेशानी हो गई। दूसरी परेशानी ये कि आपको कभी भी रिस्क मैनेज करनी नहीं आएगी। एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि अगर आप कभी भी कार चलाओ ही नहीं तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि मेरा तो लाइफ में गोल है कि मेरा एक्सीडेंट कभी ना हो, तो आप सड़क पे भी नहीं निकलोगे, आप कभी कार भी नहीं चलाओगे, आप कभी बाइक भी नहीं चलाओगे। तो ठीक है, हो सकता है आप एक्सीडेंट से बच जाओगे, लेकिन हो सकता है वो एक अच्छी जिंदगी जीने का तरीका ना हो। तो इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। अगर आपका फोकस हमेशा ये रहेगा कि यार मैं रिस्क ही ना लूं, तो आपको कभी भी प्रैक्टिस ही नहीं होगी रिस्क लेने की। और अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं हुई रिस्क लेने की, तो आप कभी रिस्क मैनेज कर भी नहीं पाओगे। अब आप बोलोगे अक्षत एक सोल्यूशन बता दो कि रिस्क मैनेज कैसे करें, रिस्क टेकिंग क्या होती है, क्या आप थोड़ा सा बता सकते हो? तो मैं बिल्कुल बता सकता हूं, एक BCG 2x2 मैट्रिक्स यूज करके। BCG एक कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है एंड हमें ट्रेन करा जाता है कि हम क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें। तो मैं एक फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हो सकता है आपके लिए फ्रेमवर्क यूजफुल हो। तो आप इस तरीके का एक 2x2 क्वाड्रेंट बना सकते हैं। एक तरफ आप लिख सकते हैं एफर्ट x डायमेंशन पे, और y डायमेंशन पे आप लिख सकते हैं रिटर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफर्ट हो गया, आपको डिसीजन लेना है कि मैं बाहर पढ़ने जाऊं कि नहीं जाऊं। अब ये किस तरीके का है? इसमें एफर्ट ज्यादा लगेगा कम लगेगा? इसमें एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको टाइम भी बहुत लगाना पड़ेगा और पैसा भी बहुत लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें रिटर्न कैसा मिलेगा आपको? रिटर्न इसमें हाई मिलने की संभावना है, क्योंकि अगर आप बाहर पढ़ने जाओगे तो हो सकता है आपकी इनकम लेवल अच्छी हो, बाकी सारी चीजें अच्छी हो। तो ऐसे डिसीजंस को आपको सिर्फ इसलिए डिस्कार्ड नहीं कर देना चाहिए कि इसमें सिर्फ एफर्ट ज्यादा है। आपको इस तरीके की चीजें डिस्कार्ड कर देनी चाहिए जिसमें एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा हो लेकिन रिटर्न बिल्कुल भी ना हो। आपको ऐसी चीजें और एक्सप्लोर करनी चाहिए जिसमें एफर्ट कम लग रहा हो लेकिन रिटर्न मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो। अब आप बोलोगे अक्षर ऐसी चीज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल नौकरी बदलना। कई लोग मेरे ऑफिस में थे, वो दिन भर ये सोचते रहते थे कि यार नई नौकरी में अप्लाई करें, नौकरी निकली हुई है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दिन भर बैठ के बस बातें करते रहते थे। अब आप खुद सोचो इस फ्रेमवर्क के हिसाब से कि अगर आपको नई नौकरी में अप्लाई करना है तो उसमें एफर्ट कितना लगेगा, स्पेशली जब आप किसी नौकरी में ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो। तो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, हो सकता है आपके 2 वीकेंड्स निकल जाए कुछ एप्लीकेशन वगैरह भरने में, तो इतने डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसमें रिटर्न है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपकी मान लीजिए 15% से भी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है तो आपका तो रिटर्न अच्छा खासा बन गया। तो ये होता है एक रिस्क लेने का तरीका।
मैं अब सारी चीजें तो एक वीडियो पे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस फ्रेमवर्क को यूज करते हुए आप कुछ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर लोगे। अब मैं रिस्क से रिलेटेड 2 बातें और बोलता हूं एंड फिर अपन फाइनल पॉइंट पे चलेंगे। तो पहली बात यह है कि कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग डिसीजन लेते ही नहीं है। हमारे पास कुछ डिसीजन लेना होता है कि फॉर एग्जाम्पल यार नई गाड़ी खरीद लेंगे, या नौकरी चेंज कर लेंगे, या विदेश पढ़ने चले जाएंगे, या कैट की पढ़ाई कर लेंगे, तो हम डिसीजन ही नहीं लेंगे। हम बस बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि यार मैं पहले ना 25 लोगों से और बात कर लूं, फिर मेरे को बहुत अच्छा डेटा मिल जाएगा, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तब वो मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है और बहुत सारे लोग डिसीजंस ही नहीं लेते। तो इस परेशानी का सलूशन होता है 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब कि अगर आपके पास 20% अच्छा डेटा है तो आप डिसीजन ले लो। आप 80% डेटा के लिए मत रुके रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैट की पढ़ाई करनी है, आपने अपने 2 या 3 दोस्तों से IIM में बात कर ली, आपने अपने 1 या 2 दोस्तों से ऑफिस में बात कर ली, आपको मोटा मोटा डेटा मिल गया। अब आपकी दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि यार मैं ना सारे IIM, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, दुनिया भर के 500 लोगों से बात करूंगा, तब डिसीजन लूंगा कि MBA करना चाहिए कि नहीं। तो आप कभी डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसको हम बोलते हैं 80-20 रूल, कि आप जस्ट 20% अच्छी इंफॉर्मेशन फिगर आउट करो कि आपने 2 या 3 अपने अच्छे सलाहकारों से बात कर ली, आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब आप डिसीजन ले लो। तो ये 80-20 रूल आपको इनडिसाइसिवनेस प्रॉब्लम से बचाएगा। दूसरी चीज होती है कि मोटे टिकट आइटम्स खरीदना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको विदेश पढ़ने जाना है, या आपको फ्लैट में इन्वेस्ट करना है, या आपको एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है, तो यहां पे होता क्या है? यहां पे होता है एक बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट। अब जब भी आप मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी चीज का इन्वेस्टमेंट हो, तो उसमें आप प्रेशर में आके या जोश में आके इन्वेस्ट ना करें। आप वो 2x2 फ्रेमवर्क पहले अप्लाई करें। जो मैंने आपको पहले बातें बताई थी वो कृपया ध्यान में रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे डिसीजंस को अगर आप ले भी लें, आप बोल रहे हैं कि चलो ठीक है यार मुझे विदेश पढ़ने जाना है, आप एटलीस्ट 1 महीना रुकें उस डील को फाइनलाइज करने से पहले। कोई चीज भागी नहीं जा रही है। जो आपने फ्लैट फाइनल करा है या लैंड फाइनल करा है वो भागेगा नहीं। भाग भी जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रेशर में आके ऐसे डिसीजंस ना लें। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि आपके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं कि आप सर है ना ये फ्लैट निकलने वाला है, कोई एक दूसरा बायर भी आ गया है, आपको करना है तो फाइनल कर दो, वरना जा रहा है, जाने दो, कुछ नहीं होगा, राइट। सो आप प्रेशर में आके ऐसे डिसीजंस ना लें, स्पेशली जो मोटे डिसीजंस होते हैं। अब चलते हैं अपन फाइनल ट्रैप की तरफ, जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप से अमीर बनने की तरफ ले जाएगा। तो उस ट्रैप को हम बोलते हैं कूप मंडूप माइंडसेट। तो कूप मंडूप माइंडसेट का मतलब क्या हुआ? तो ये वर्ड ऑफ द डे टुडे भी हो गया। तो कूप मंडूप का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जैसे अगर आप एक मेंढक हो, राइट, एंड आप एक वेल में हो, एक कुएं में हो, और आप उसी कुएं में आपने जिंदगी बिता दी, तो आपको कुआं बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया क्या है। अगर आपने बाहर की दुनिया देखी नहीं, तो आपका दिमाग भी जिस रेट से एक्सपैंड हो सकता है या विकसित हो सकता है, तो उस रेट से वो विकसित नहीं होगा। तो इसलिए अपने माइंड को खुला रखना, नई चीजें एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि अक्षत आप INSEAD क्यों गए अपना MBA करने के लिए? क्योंकि वो एक तरीके से मिनी UN था। INSEAD जाने से पहले भी मैं अपने करियर में ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन जब मैं INSEAD गया तो मैं नए लोगों से मिला। मैं करीब 75 देशों के लोगों से मिला। मेरे दोस्त हैं ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज से दुनिया की। तो पॉइंट है कि मुझे पता चला कि भारत के बाहर की भी एक दुनिया है, उनके सोचने का तरीका बहुत अलग है। जिस तरीके से मैं प्रॉब्लम्स को देखता हूं, वो उस तरीके से प्रॉब्लम्स को नहीं देखते हैं। मुझे पता चला कि आपस में मिलके काम कैसे करा जाता है, टीम वर्क क्या होता है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। तो बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिली। अब आप बोलोगे कि यार हमें तो INSEAD पढ़ने वढ़ने जाना नहीं है, हमारे लिए कैसे एप्लीकेबल है? तो मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करता हूं। पहला पॉइंट होता है ट्रांजैक्शनल माइंडसेट का। बचपन से हमारा ओरिएंटेशन इस तरीके का होता है कि अगर हम X चीज करेंगे तो हमें उसके एवज में कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल में पढ़ेंगे तो हमें अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे, अगर हम कॉलेज जाएंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, अगर हम नौकरी पे जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मिल क्या रहा है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं वो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, आप दूसरों की मदद कर रहे हो, अगर आप बिना एक्सपेक्टेशन के दूसरों की हेल्प करते हो, तो वो आपके करियर के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम किताबें पढ़ते हैं, मैं लोगों को सलाह देता हूं कि आपको ना दुनिया भर की किताबें पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ ली या फिर ज्योग्राफी पढ़ ली। आपको जो भी सीखने को मिल रहा है आप सीखो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हमें मार्क्स मिलेंगे या हमारे स्टॉक मार्केट की नॉलेज बढ़ जाएगी। ये होता है ट्रांजैक्शनल थॉट प्रोसेस कि यार मैं X करूंगा तो मुझे Y तो मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन मोस्टली जो अच्छी चीजें होती हैं दुनिया में वो इस तरीके से काम नहीं करती। तो कृपया करके ट्रांजैक्शनल माइंडसेट ना बनाएं। दूसरी चीज, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका थॉट प्रोसेस है
कि यार मैं तो है ना, मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, तो आप पूरी एक्सरसाइज मत करो। आपसे कोई बोल रहा है कि आप जिम जाओ, नहीं, आप 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो घर पे या वॉक पे चले जाओ। तो ये होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। सिमिलरली कई लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि यार हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हमें सीखनी भी नहीं है, हो गया बहुत, राइट। वो एक ठीक तरीका नहीं हुआ। आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखनी शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंग्लिश चैनल भी चलता है। अगर मैं आपको एज ए टीचर पसंद हूं तो हो सकता है आप मेरी इंग्लिश सुन के थोड़े बहुत सेंटेंसेस सीख लो। लेकिन अगर आपने अपना दिमाग बंद कर दिया कि यार मेरे को तो इंग्लिश सीखनी नहीं है, ये तो मेरे से सीखी नहीं जाएगी, तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। ह्यूमन माइंड बहुत पावरफुल होता है। अगर आप उसको कन्विंस कर लोगे कि मुझे ये चीज सीखनी है, तो आप सीख जाओगे। लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले तो आप कभी भी कोई भी नई चीज नहीं सीख पाओगे। अब तीसरा आता है क्रॉस फंक्शनल स्किल्स डेवलप करना। तो क्रॉस फंक्शनल स्किल्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कई लोग बोलते हैं कि आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपने एमबीए कर लिया, तो आपने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री बर्बाद कर ली। और ये बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है। क्यों गलत है? क्योंकि दुनिया जो होती है, जो रियल वर्ल्ड होता है, चाहे आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग कर लो या आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर लो, चाहे आप इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स कर लो, तो आपको बिजनेस की भी समझ होनी चाहिए, मैथ की भी समझ होनी चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी नौकरी करो, यूजुअल प्रोसेस क्या होता है उसमें कि आप अगर कोडर भी हो तो किसी पॉइंट पे जाके आपको टीम मैनेज करनी पड़ेगी। तो वहां पे आप क्या टीम मैनेज करने में इंजीनियरिंग स्किल्स लगाओगे? हो सकता है लगाओ, हो सकता है ना लगाओ, लेकिन आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, टीम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसलिए क्रॉस फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। आप इंजीनियरिंग के बारे में भी सीखो, एमबीए के बारे में भी सीखो, स्टॉक मार्केट के बारे में भी सीखो, जितनी चीजें सीख सकते हो सीखो। मेरी मम्मी ने मेरे से एक बात बोली थी कि कभी भी मेहनत खराब नहीं जाती। तो जो भी चीज आपने शिद्दत से सीखी है वो आपको रिजल्ट जरूर देगी। तो इन समरी मिडिल क्लास से अमीर बनने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होता। बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगता है। लेकिन जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, पहली चीज तो ये कि आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव करो, खर्चा कैसा कर रहे हो, डेट किन चीजों के लिए लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ये चीज आप समझें। दूसरी चीज, रिस्क को हमेशा मिनिमाइज मत करते रहिए, रिस्क लेना सीखिए। तीसरी और फाइनल चीज, अपने दिमाग को एक्सपैंड करिए। जितना आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। अगर आप इंटेलेक्चुअली या दिमाग से अमीर हो तो पैसे पे अमीर बन जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सपोर्ट दिस चैनल एंड आई विल सी यू सून।